भारतीय जनता पार्टी आज शिखर के इस मुकाम तक पहुंची है तो उसके नींव में कई ऐसे पत्थर हैं जिनको जितना तराशा जाए, जिनकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। कुछ नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने अपने छात्र जीवन से ही राजनीति में आने का फैसला किया और अपनी दृढ़ शक्ति, अपनी मेहनत, अपने जोश के साथ वो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां पहुंचना हर एक के बस की बात नहीं है। हमारे साथ आज एक ऐसे ही फायर ब्रांड नेता, भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी अशोक जी मौजूद हैं। मुझे खुशी है कि आज अशोक कटारिया जी 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ हैं। हम उनसे पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके जीवन में ऐसी क्या बात थी। एक साधारण अच्छा पढ़ने लिखने वाला नौजवान ऊंचे भविष्य की बात करता है, IAS IPS बनने की बात करता है, आखिर उन्होंने अपना जीवन इस तरह क्यों तय किया। कुछ ऐसे सवालों के साथ अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है आज आपका हमारे साथ में। आपको देख के शायद मुझे लगता है कुछ नौजवान रश्क भी करते होंगे कि इतनी छोटी उम्र में आपने इतनी उपलब्धियां हासिल करी, लेकिन मैं वो दौर जानना चाहता हूं कि जब आप बिजनौर में थे, पारिवारिक पृष्ठभूमि में भी इतनी ज़्यादा राजनीति की नहीं थी, तो शुरुआत कहाँ से करी आपने अपने जीवन में? देखिए, मैं मानता हूँ कि शुरुआत तो गांव में रहने वाले हम लोग और गांव से होती है। गांव की जो समस्याएं थीं, गांव की जो दिक्कतें थी, 3 किलोमीटर दूर मैं कच्चे मिट्टी के रास्ते से जूनियर हाई स्कूल जाता था। कई बार आता था मन में भाव कि कुछ लिखना है और किसी दिन पेन नहीं है, तो गांव में कोई स्टेशनरी की दुकान नहीं थी। सवाल मन में खड़े होते थे कि हम ऐसी जगह रहते हैं कि जहाँ कोई स्टेशनरी की दुकान नहीं, कोई कलम अगर खो गया है और रात को हमें कुछ लिखना है तो कहाँ से लिखें। तो इस तरह की परिस्थितियों में से, अराजकताओं में से जीवन ने सवाल खड़े हुए और उत्तर खोजने के लिए निकले। जिस दिन धामपुर आना होता था पढ़ने के लिए कक्षा 9-10, तो घोड़ा टांगे से हमको टेम्पू पकड़ना होता था और वो 5 किलोमीटर का रास्ता है। जिस दिन घोड़ा टांगा नहीं होता था तो 5 किलोमीटर पैदल चलना होता था। तो ये इस सब में से, इन विषमताओं में से, इन अराजकताओं में से जीवन ने कुछ करने का तय किया। और विद्यार्थी परिषद जब वहाँ पहुँचे धामपुर में, तो विद्यार्थी परिषद के साथ कुछ करने के जो सवाल थे वो हल हो जाएंगे, उसके साथ ऐसा दिखने लगा। और मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों के क्षेत्र में काम करता है, उनके जीवन का समग्र और सर्वांगीण विकास करता है और उनका सामाजिकरण करता है, उनका राष्ट्रीयकरण करता है, उनका वैचारिकरण करता है और उनको एक व्यक्ति से व्यक्तित्व की यात्रा में ले जाता है। वह केवल छात्र संगठन नहीं है, वह एक वैचारिक आंदोलन है। तो आपने जब विद्यार्थी परिषद ज्वाइन की थी वो कौन से सन की बात रही होगी और आप उस समय तक कहाँ कितना पढ़ चुके थे? मैं विद्यार्थी परिषद में था लगभग 89-90 में। एक सदस्य के नाते विद्यार्थी परिषद 1 रुपये की सदस्यता करती थी और हम लोग भी 1 रुपये के सदस्य बन जाते थे, सहज भाव से, कोई प्लानिंग से नहीं, लेकिन सहज भाव से सदस्य बन जाते थे। लेकिन उनके जो मुद्दे होते थे राष्ट्रवाद, उनके मुद्दे होते थे शिक्षा में परिवर्तन, मांग सही है 100%, शिक्षा व्यय हो 10%। उनके मुद्दे होते थे कि क्लासेज लगें, उनके मुद्दे होते थे शिक्षक पढ़ाएं, विद्यार्थी आएं। इस तरह के जो उनके मुद्दे होते थे वो आकर्षित करते थे और लगता था कि कोई परिवर्तन की मसाल है विद्यार्थी परिषद। कितने साल काम किया आपने विद्यार्थी परिषद में? विद्यार्थी परिषद में मैंने 1 दशक काम किया। बिजनौर जिले का धामपुर एक तहसील है, वहाँ काम किया आरंभ। उसके बाद बिजनौर में काम करता हुआ मैं मुरादाबाद में 2 साल रहा, 94-95 में। उसके बाद फिर मैं कुछ दिन मेरठ रहा संगठन मंत्री और उसके बाद मैं बरेली मंडल में विभाग संगठन मंत्री रहा, जिसमें बदायूं भी आता है। तो बरेली बदायूं में विभाग संगठन मंत्री रहते हुए, और मैं ये मानता हूँ कि विद्यार्थी परिषद ने जीवन को एक दिशा दी। विद्यार्थी परिषद ने जीवन को सोचने का, कुछ करने का एक रास्ता दिया। और पहले मैं के लिए सोचते थे, फिर हम के लिए सोचने लगे। विद्यार्थी परिषद से जुड़े तो राष्ट्र के लिए सोचने लगे। फिर युवा मोर्चा में आप कब शिफ्ट हुए? युवा मोर्चा में तो मेरा अनायास आना हो गया।
क्या हुआ कि कलराज मिश्रा जी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने और मैंने उनको एक दो कार्यक्रम में बुलाया था, एक अच्छे कार्यक्रम किए थे बरेली में, तो वो तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बने। मैंने उनको बधाई दी और जब मैंने उनको बधाई दी तो बोले कि अशोक जी तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी, ज़रा लखनऊ आओ। मैं समझ ही नहीं पा रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी है। खैर मैं गया और उनसे मिला। उन्होंने हमसे कहा कि मैंने तुम्हारा काम देखा है और मैं बरेली गया हूँ, तुम्हारे पास नौजवानों की अच्छी संख्या है और अच्छा लोग हैं आपके साथ और हम चाहते हैं कि आप युवा मोर्चा में काम करो, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। युवा मोर्चा में आप किस रूप में शामिल हुए थे? कोई पदाधिकारी बने थे आप? हाँ, मैं प्रदेश का मंत्री बना युवा मोर्चा का और यहाँ से मेरी यात्रा आरंभ होती है और उसके बाद मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं युवा मोर्चा में आ जाऊँगा, सच में। एक बताइए, ये युवा मोर्चे के मंत्री से युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष का सफर जो होता है, हम देख रहे हैं कि इस समय तो युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा इसके लिए अमित शाह तक जी तक दौड़ लग रही है और प्रधानमंत्री कार्यालय तक सिफारिशें लग रही हैं। तो ये जो इतनी जल्दी आपने सफर कर लिया, तरकीब क्या है? युवा मोर्चे के मंत्री से अध्यक्ष बनने की तरकीब क्या हो गई थी? हाँ, लेकिन ऐसा है ना, सफ़र तय जो जल्दी चलेगा वो जल्दी पहुँच भी जाएगा। मैं हाई स्कूल में चल पड़ा था। लोग कई बार एमएससी करके चलते हैं, कुछ बीएससी करके चलते हैं, कुछ एमकॉम करके चलते हैं, तो स्वाभाविक है जैसे जैसे जो चलते हैं वैसे वैसे पहुंचते हैं, एक बात। और दूसरी बात, ऐसा भी जल्दी भी नहीं है। मैं मानता हूं 35 साल युवा मोर्चा की आयु थी, मैं 31 साल में युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हुआ, तो वो कोई ऐसी जल्दी भी नहीं थी। लेकिन ये जल्दी तो ये भी है कि आप प्रदेश अध्यक्ष से बीजेपी के प्रदेश मंत्री, प्रदेश के महामंत्री, प्रदेश के उपाध्यक्ष, तो भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री, प्रदेश महामंत्री, एक नौजवान इतनी छोटी उम्र का और इतनी जल्दी से, तो कुछ हैरान करने वाली कोई चीज़ क्या है इसके पीछे? लेकिन मैं संजय जी आपको बता रहा हूँ, वास्तव में मैं आज तक अपने लिए दायित्व मांगने के लिए किसी के पास नहीं गया, और सच में। और मुझे लगता भी है, मुझे लगता है कि आदमी को काम करना चाहिए अपना, और काम के पीछे जो है ना उसका कर्मयोग अच्छे से होना चाहिए। और मैं आज तक जीवन में जो सीख पाया हूँ, 2 मंत्र में लोगों को बताता हूँ कि अगर हम सम्मान से जीना चाहते हैं दुनिया में, तो हमें अपने निकटतम पड़ोसी से दुगना परिश्रम करना चाहिए। और हमारा निकटतम पड़ोसी कौन हो सकता है? मैं अगर 9th क्लास में पढ़ता हूँ तो दूसरा 9th में पढ़ने वाला मेरा निकटतम पड़ोसी है। अगर मैं सब्जी का ठेला लगाता हूँ तो दूसरा ठेला लगाने वाला मेरा निकटतम पड़ोसी है। अगर मैं गेहूँ उगाता हूँ तो दूसरा गेहूँ उगाने वाला मेरा निकटतम पड़ोसी है। अगर मैं ज़िले का महामंत्री हूँ किसी दल का, तो दूसरा महामंत्री उस ज़िले का वो मेरा निकटतम पड़ोसी है। एक स्वस्थ प्रतियोगिता हमारे बीच में रहनी चाहिए और निश्चित रूप से परिश्रम उस औरों से, निकटतम पड़ोसी से दुगना करना चाहिए। एक तो ये मंत्र जीवन में अनुभव आया, और दूसरा मुझे लगता है कि प्राथमिकताएं स्पष्ट होनी चाहिए। अगर मैं जीवन में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूं और किसी दिन बिजनेस मीट है और उसी दिन मेरे पुत्र का जन्मदिन है, तो मुझे लगता है ज़्यादातर लोग अपने तरीके से फैसले लेते हैं, वो पुत्र के जन्मदिन को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन अगर मैं बड़ा बिजनेसमैन बन के कुछ बड़ा काम करना चाहता हूँ, किसी भी क्षेत्र में सेवा में परिवर्तन करना चाहता हूँ, तो मैं फिर बिजनेस मीट को प्राथमिकता का पक्षकार हूँ। मेरी मान्यता ये है कि हमें अपनी प्राथमिकता को कभी किल नहीं करना चाहिए। इसका दूसरा शर्तों में ये समझा जाए कि राजनीतिक जीवन में ऊंचाइयां हासिल करने के लिए परिवार या सबको किनारे कर देना चाहिए? नहीं, परिश्रम की पराकाष्ठा करना चाहिए, प्राथमिकताएं स्पष्ट होनी चाहिए, और कोई जुगाड़ लगाने के मुकाबले अपने परिश्रम पर भरोसा होना चाहिए। और मैं मानता हूँ निश्चित रूप से सेवा का माध्यम है, चाहे वो बिजनेसमैन बन के सेवा कर ले, चाहे वो राजनीति करके सेवा कर ले, चाहे वो पत्रकार बन के सेवा कर ले, चाहे वो किसान बन के, वो सारे सेवा के क्षेत्र हैं। लेकिन लोग बड़े हैरान है कि चलिए पॉलिटिकल पार्टी का सफ़र तो ठीक है, लेकिन एमएलसी बनने के लिए इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन की लाइन लगी होती है। हर पार्टी में करोड़ों अरबों रुपए देने को लोग तैयार रहते हैं, एमएलसी बना दो, एमएलसी बना दो। आप चुटकी बजाते ही वो मतलब सबसे बड़े सदन में पहुंच के बीजेपी के एमएलसी बन गए। तो लोग समझ नहीं पा रहे सफलता का ये कौन सा गुरुमंत्र है कि आप एक के बाद एक सीढ़ी? हम एक वैचारिक यात्रा है, हम एक विचारधारा के लिए काम करते हैं, और वह है राष्ट्रवाद की विचारधारा।
और उस राष्ट्रवाद की विचारधारा में मेरे जैसे अनेकों लोग काम करते हैं। और ऐसा नहीं है, आप ये समझ लीजिए बहुत लोग हैं जो इस बारे में विचार भी नहीं करते हैं, जो किसी के सामने प्रस्ताव भी नहीं रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी जब उनका उपयोग देखती है, पार्टी उनको अवसर देती है वहाँ जाने का, कुछ करने का, तो वो पार्टी मेरी पार्टी है, उसने मुझ पर विश्वास किया तो मुझको वहाँ भेज दिया। मैं आपको बता रहा हूँ हमारी पार्टी में बहुत लोग मेरे जैसे हैं जो करते हैं, तो मैंने कहा बहुत लोग मेरे साथ साथ पहुँचते हैं और हमारे जैसे अन्य लोग भी हैं। तो मैं आपको कहता हूँ कि हम लोग यहाँ मांगने के रास्ते पर नहीं हैं, हम यहाँ कुछ करने और देने के रास्ते पर हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रहा, विभिन्न दायित्वों में रहा, भारतीय जनता पार्टी का आज महामंत्री हूँ। मैंने कहा कोई दिन याद नहीं आता कि जब मैंने इसके लिए कुछ प्रयत्न किया हो, लॉबिंग किया। पार्टी के मस्तिष्क में आया, पार्टी का जो नेतृत्व है वो उपयोगिता की दृष्टि से लोगों को सदन में भेजता है। अब लेकिन एक डिमांड खासतौर से मैं देख रहा हूँ नौजवानों की डिमांड हो रही है कि आप कैबिनेट मिनिस्टर कब बनने जा रहे हैं। मतलब युवाओं पे ये जोश और ये चर्चाएं अभी से शुरू हो रही है कि अशोक कटारिया को काबीना मंत्री बनाया जाए। हाँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हम कुछ बनने के लिए नहीं हैं यहाँ, मैंने कहा कुछ देने के लिए हैं। अपना जीवन देना है, अपना समय देना है, हम किसी के आंसू पोंछना चाहते हैं, हम किसी के जीवन में सहायक बनना चाहते हैं। हजारों लाखों लोग हैं जो परेशान हैं, उनके जीवन को सुधार में कुछ बदल करना चाहते हैं। तो हम यहाँ एक परिवर्तन के लिए हैं, कुछ यहाँ पाने की लालसा लेकर नहीं है। यहाँ जीवन का, मैंने कहा एक बार बहुत पहले अपने जीवन में लिखा है कि देह से देव बड़ा, देव से देश बड़ा, इसी मंत्र में फूको प्राण तभी बनेगा देश महान। यानी अपने देश के लिए कुछ गिलहरी का रोल प्ले हो जाए। अब लेकिन एक डिमांड खासतौर से मैं देख रहा हूँ नौजवानों की डिमांड हो रही है कि आप कैबिनेट मिनिस्टर कब बनने जा रहे हैं। मतलब युवाओं पे ये जोश और ये चर्चाएं अभी से शुरू हो रही है कि अशोक कटारिया को काबीना मंत्री बनाया जाए। देखिए, मैंने फिर कहा मुझे कुछ करना अच्छा लगता है। मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ आपको, मुझे करना क्या अच्छा लगता है। संतोष जी पेट्रोलियम मंत्री थे। संतोष जी ने बहुत, पेट्रोलियम मंत्री रहते हुए बहुत लोगों को गैस के कनेक्शन, उस समय गैस का कनेक्शन देना बड़ी बात होती थी। तो उन्होंने कहा कि भाई सब लोग गैस के कनेक्शन ले रहे हैं, कुछ आप लोग भी जो विद्यार्थी परिषद के लिए है, उससे जुड़े हुए जो परिवार हैं उनके लिए कुछ गैस के कनेक्शन ले लीजिए। मैंने वहाँ कुछ दिनों बाद उनके कहने के बाद जब सूची बनाई तो कुछ विद्यार्थी परिषद के बरेली के कार्यकर्ताओं की बनाई, कुछ बिजनौर के कार्यकर्ताओं की बनाई। लेकिन मैं जब देखता हूँ वो सूची बन गई, वो कनेक्शन आ गए, तो उस कनेक्शन में जो सबसे पहला नाम था वो RSM डिग्री कॉलेज धामपुर में जहाँ मैं पढ़ता था, वो उसके बाहर जो बूट पॉलिश करता था करण सिंह था वो एक, तो उसका पहला नाम था। तो करण सिंह का पहला नाम था। फिर वहाँ जो चाय की खोखे लगाते थे RSM डिग्री कॉलेज के बाहर जहाँ मैं पढ़ा था, तो वो चाय के खोखे वालों के गैस के कनेक्शन थे कि अब इन्हें चाय बनाने के लिए अच्छा है, गैस का कनेक्शन मिल जाएगा। इसी तरह शहर में जो सब्जी, हम लोग कमरे पर रहते थे, कमरे पर रहकर पढ़ते थे, तो सब्जी जिसके यहाँ से लाते थे तो उसके कनेक्शन थे। तो ये सब, वो उसमें अगर किसी का नाम नहीं था तो मेरा नाम नहीं था, वो बाद में मैंने देखा। तो इसलिए हमारे दिमाग में अपने बारे में रहता नहीं कि मुझे क्या बनना है, कभी सोचता भी नहीं मैं इस बारे में। ये थे अशोक कटारिया जी का व्यक्तिगत निजी जीवन। और आपने देखा कि किस तरह से एक नौजवान से उस समय में, मुझे याद है कि गैस कनेक्शन के लिए बड़ी मारा मारी थी। लेकिन अगर एक नेता ये सोचता है कि पहला कनेक्शन उस बूट पॉलिश वाले को दिया जाए जो उसके स्कूल के बाहर था, या उस सब्जी वाले को दिया जाए, उस ठेले वाले को दिया जाए, तो हकीकत में कहीं ना कहीं एक विचारधारा का जन्म होता है और एक सोच का जन्म होता है कि आप कितने ज़मीन से जुड़े हैं, किस धरातल से जुड़े हैं। वक्त है एक ब्रेक का, और अगले ब्रेक के अगले प्रोग्राम में बात करेंगे उस पार्टी की, उस कार्यक्रम की, उन बातों की जिसको आप जानना चाहते हैं कि भाजपा क्या अच्छा कर रही है या क्या खराब कर रही है। हम मिलते हैं थोड़ी ही देर में।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के 5 ब्रांड एमएलसी अशोक कटारिया जी से। अशोक जी, सब विधायक बड़े बड़े घर, आलीशान घर बनाते हैं और घरों की सज्जा बहुत अच्छी होती है। आप पार्टी कार्यालय में रहते हैं, ऐसा क्यों? दरअसल मैं विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री रहा हूँ और संगठन मंत्री रहते हुए कार्यालय पर रहने का एक बड़ा अभ्यास है, तो उस अभ्यास का विस्तार ही मानता हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं मानता हूँ। वो अभ्यास अभी जीवन में चल रहा है और मैं मानता हूँ कि कार्यालय पर कार्यकर्ता आते हैं, सहजता से उनसे मुलाकात हो जाती है और एक प्रकार से कार्यालय हमारे मिलन का केंद्र है, हमारे कार्य का केंद्र है। तो हम कार्य से जगते हैं, कार्य में सोते हैं। आपको अजीब नहीं लगता कि आप मतलब आप पूरे बीजेपी का दफ्तर है, पूरा हजूम लगा रहता है वहाँ पे, वहीं पे आप रह रहे हो? कितने समय से रह रहे हैं वहाँ पे? मैं तो 16-17 साल से रह रहा हूँ वहाँ। 17 साल से बीजेपी के दफ्तर में? हाँ, रहना होता है, लेकिन वो सहज लगने लगता है। इसलिए जब हम अपने काम में ही रत रहते हैं या उसी के बारे में सोचते हैं, उसी के करते हैं, उसी के विचारणा करते हैं, तो उसी की धारणा हो जाती है और वह उसी की आचरण हो जाता है। तो वो कोई बहुत अलग नहीं लगता, वो सामान्य सा लगता है। अब मुझे लग रहा है कि लोगों को लगने लगा होगा कि अगर बीजेपी के दफ्तर में ही रहा जाए तो आप ही प्रदेश मंत्री बन जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा, एमएलसी बन जाएगा। खैर, आप भारतीय जनता पार्टी, आपको प्रचंड बहुमत के साथ आप लोग सरकार में आए, बड़ी उम्मीदें थी। 2.25 साल हो गए हैं, चीज़ों में बदलाव नज़र नहीं आ रहा, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो रहा उत्तर प्रदेश में। आपने एनकाउंटर की बात करते हैं लेकिन अपराध रुक नहीं रहे हैं। तो क्या मान रहे हैं कि आप 2.25 साल में आपके सपने टूट गए क्या? 2.25 वर्ष में योगी सरकार ने उतना कर दिखाया जितना पिछले 15 साल में हो नहीं पाया। मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश अराजकता का शिकार था, गुंडा राज था। हम इसी नारे पर आए हैं, जनता ने इसी नारे पर हमको चुना है, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। तो हम तो इस नारे के आधार पर आए हैं। जनता त्राहिमाम कर रही थी, त्रस्त थी उत्तर प्रदेश की जनता। मैं बदायूं को भूला नहीं हूँ, बदायूं में सरेआम 2 लड़कियों को टांग दिया गया मारकर, ऐसी तमाम घटनाएं हैं। मैं आपको कहता हूँ कि योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया है और अपराध पर लगाम लगाई है, अपराध की कमर तोड़ी है और अपराधियों में भय पैदा हुआ है। आज उत्तर प्रदेश पहले अपराधीकरण की ओर जा रहा था, अब अपराधीकरण से विमुख हुआ है, अब औद्योगिकीकरण की तरफ बढ़ा है। पहले अपराधीकरण की तरफ बढ़ता था, अब औद्योगिकीकरण की तरफ बढ़ रहा है। यानी इतनी बड़ी इन्वेस्टर्स समिट हमने की है, मतलब आज तक उत्तर प्रदेश के आज़ादी के बाद आज तक इतनी बड़ी इन्वेस्टर समिट कभी हुई नहीं। आपने पहली बात जो कही कि उस इन्वेस्टर समिट के में उद्योग आएंगे, नए उद्योग लगेंगे, हमारे नौजवानों के हाथों को रोजगार मिलेगा और वो रोजगार ही उत्तर प्रदेश के चेहरे पर खुशहाली का कारण बनेगा। जनजीवन के चेहरे पर वही आनंद का अवसर लाएगा। अशोक जी, पहली बात तो अपराधीकरण की बात आपने कही, बात सही है कि प्रदेश में आप लोग कहते थे कि आपकी सरकार आएगी तो भयमुक्त समाज हो जाएगा, लेकिन जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों में 2.25 साल में महिलाओं के प्रति अपराध बहुत बढ़ गए हैं। पिछले 24 घंटे में आप ही के विधायक संगीत सोम के घर पे ग्रेनेड से हमला होता है। आगरा में SC/ST आयोग के अध्यक्ष की भतीजी को, परिवार को जिंदा जला देने की कोशिशें होती हैं। तमाम ऐसी संगीन घटनाएं हो रही हैं केवल कह देने से कि हमने आए और गुंडा राज खत्म कर दिया। तो ये केवल भाषण और कागजी बयान नहीं लग रहे हैं? ऐसा नहीं है। आंकड़े इसलिए अब दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पहले FIR थानों में लिखी नहीं जाती थी, थाने से भगा दिया जाता था, कोई थाने आने का साहस नहीं जुटा पाता था। अपराधी और गुंडे थानों को संचालित करते थे, गवर्न करते थे, निर्देशित करते थे। अब क्या हो रहा है, एक किसी भी आदमी को, गरीब से गरीब आदमी को चोट लग रही है गांव में, उसकी FIR लिखी जा रही है, कानून सम्मत कार्य हो रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत लंबे समय बाद ऐसा समय आया है जब एक ईमानदार मुख्यमंत्री नेतृत्व कर रहे हैं और योगी जी ने अपराध की कमर तोड़ी है लंबे समय बाद। मैं कल्याण सिंह जी के शासन को याद करता हूं, या तो कल्याण सिंह जी के शासन में अपराधी इतना भयग्रस्त हुए थे या फिर योगी जी के शासन में अपराधी इतना भयग्रस्त हुए हैं जब जमानत तोड़कर वो जेल में जाने की स्थिति आई।
अपराधी ने वहाँ बागपत में एसपी के सामने खड़ा होकर कह दिया कि ये हमको क्षमा कर दीजिए। मतलब इस तरह घबराहट अपराधियों में पैदा पहली बार मैं देख रहा हूँ एक लंबे समय बाद। अशोक जी, मैं पिछले 15 सालों से देख रहा हूँ, जो सरकार आती है जब भी अपराध बढ़ने की बात होती है, एक रटा रटाया जुमला होता है कि हमारी सरकार में तो FIR लिखी जा रही है इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, आप लोग दावा करते हैं कि एनकाउंटर हमने इतनी बड़ी संख्या में कर दिए, इसलिए अपराध कम हो गए। निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, इसके गवाह आप खुद हैं कि एक एनकाउंटर के विरोध में आप खुद गए थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और आपने कहा था इसकी जांच होनी चाहिए। अभी अलीगढ़ के 2 एनकाउंटर फिर सवालों के घेरे में हैं। तो अगर ये एनकाउंटर पुलिस पे गोली कोई चला रहा है, इसके पलट के गोली चलाई जाए, बहुत अच्छी बात। लेकिन जिस तरह से मानवाधिकार आयोग ने सवाल उठाए हैं, सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाए हैं एनकाउंटर पे, तो आप क्या मानते हैं कि एक निर्दोष अगर मरता है और 100 गुनाहगार के मुकाबले में तो ज़्यादा बड़ी बात होती है? एनकाउंटर विकल्प है क्या? देखिए, मैं ही मानता हूँ अपराधी को आप समझाएंगे तो उसकी समझ में आएगा नहीं। कुल मिलाकर अपराधी को ऑप्शन भी देता है प्रशासन, वो या तो राज्य को छोड़ दे या जेल के अंदर चला जाए। ऐसा नहीं है, एक वैकल्पिक साधन उसको परिवर्तित होने का दिया जाता है। लेकिन अगर वो फिर भी परिवर्तित नहीं होता है तब क्या किया जाएगा? तब वो किया जाएगा, आपके सीएम कहते हैं ठोक दो। नहीं, प्रशासन अपना काम करता है। मैंने कहा कानून अपना काम करता है। अगर कोई पुलिस पे हमला करेगा तो पुलिस क्या करेगी उसका? मैं ये मानता हूँ कि पुलिस को पहले जो एक अपराधियों का गुलाम बनाकर रखा गया था, अपराधी थानों को संचालित करते थे और निर्देशित करते थे, पहली बात तो उससे मुक्ति मिली है उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन को। आज पुलिस का मनोबल ठीक हुआ है और पुलिस निश्चित रूप से एक अपराध मुक्त करने की तरफ उत्तर प्रदेश को बढ़ रही है। और मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं है, पुलिस का मनोबल बनाए रखना होता है। अगर नहीं बनाएंगे तो फिर वो कानून व्यवस्था का शासन बन नहीं पाता। अशोक जी, पूरे प्रदेश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रदेश पुलिस जिले के सबसे बड़े पुलिस अफसर पुलिस अधीक्षक के घर में घुस के बदतमीजी की गई हो। सहारनपुर में आपकी पार्टी के सांसद घुसे, एसपी के घर में तोड़फोड़ करी, उनकी पत्नी छुप गई, रोने लगी। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टी का एसपी के घर में तोड़फोड़ करेगा, बदतमीजी करेगा, तो फिर किस बात का लड़ना या फिर किस बात से आप तुलना करेंगे? आप अलग हैं। देखिए, हम अलग हैं तभी तो कानून ने अपना काम किया। एमपी साहब की गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक? गिरफ्तारी हर केस में नहीं होती है। आप अब कोर्ट ने भी कह दिया है कि किन मुद्दों पे गिरफ्तारी हो सकती है और किन केसेज में गिरफ्तारी नहीं हो सकती। वो ऐसा केस नहीं था गिरफ्तारी होने वाला। लेकिन मैं कह रहा हूँ कानून ने अपना काम किया, मुकदमा हुआ। देखो, एक मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राजनीतिक दलों के इस मानचित्र में, इस ब्रह्मांड में औरों से ज़्यादा शालीन होता है, औरों से ज़्यादा अनुशासित होता है, ऐसा मेरी मान्यता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सीमाओं का उल्लंघन अपनी तरफ से नहीं करता है। कई बार क्या होता है, कोई अगर ऐसी स्थिति बनती है, नकारात्मक स्थिति बनती है, तब ऐसे हालात पैदा होते हैं। वरना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता होता है और वो निश्चित रूप से सबको सम्मान देकर, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र हो, इस तरह काम करता है, ऐसा मैं मानता हूँ। आपके देवतुल्य विधायक जी ने 3 दिन पहले DIS को पीटा बलिया में। ऐसा देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना बड़ा हमारा राजनीतिक दल है, इतना बड़ा परिवार है, और इस इतने बड़े परिवार में, इतने बड़े राजनीतिक दल में कहीं छिटपुट कुछ ऐसी बात होती है तो उसका संज्ञान भी लिया जाता है। ऐसा नहीं उसका संज्ञान नहीं लिया जाता है। मैंने फिर कहा, कानून अपना काम करता है। हम ऐसा नहीं है कि किसी का पक्ष लेने को, अगर कोई गलत करता है तो उसका पक्ष लेते हैं, ऐसा नहीं है। और वो कोई भी पक्ष हो, चाहे वो प्रशासनिक पक्ष हो, चाहे वो विधायिका का पक्ष हो, और चाहे कोई सा भी पक्ष हो, सबको अपनी सीमाओं में यात्रा करना चाहिए। अपनी सीमाएं सबकी घोषित हैं, उन सीमाओं में रहकर ही हमको चलना पड़ेगा, तभी लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप सामने प्रकट होगा। अशोक जी, मुझे याद है आपने संघर्ष किया, आपने लाठियाँ खाई थी कि नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। आपने इस बात का विरोध किया था कि अगर रोजगार के लिए नौजवान आ रहे हैं तो उन पर पुलिस लाठी को चलाती है। वक्त बदला, सरकार में आप आ गए। TET की बात हो, शिक्षकों के भर्ती की बात हो, नौजवानों की जो परीक्षा हो रही है उसमें धांधली की बात सामने आ रही है, परीक्षा निरस्त की जा रही है। जब वो धरना दे रहे हैं तो आपकी सरकार की पुलिस उनको लाठियाँ मार रही है। सत्ता में आती चरित्र कैसे बदल जाता है, बातें कैसे बदल जाती हैं? देखिए, हमारा जो हम पहले बोलते हैं वो अभी बोल रहे हैं, लेकिन क्या है, पुरानी सरकार की जो खामियां थीं
जो उन्होंने कमियां छोड़ी थी, जो अपॉइंटमेंट में त्रुटियां छोड़ी थी, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मुद्दों पर अपने फैसले दिए। तो जो काम सुप्रीम कोर्ट ने किया, हमने कोई नौजवानों का नुकसान नहीं किया, ना उनके रोजगार का नुकसान किया। हमने अभी रोजगार के तमाम अवसर पैदा किए। रोजगार हमने 2 प्रकार का रोजगार है। एक रोजगार सरकार के द्वारा प्रदत्त रोजगार है जो सरकारी विभागों में प्राप्त होता है, और एक रोजगार है प्राइवेटलाइजेशन से मिलने वाला जो औद्योगिकीकरण से मिलेगा। और औद्योगिकीकरण कब होगा, उसके 3 आधार हैं। किसी भी राज्य का औद्योगिकीकरण होने के लिए एक तो उसको अपराध मुक्त करना होगा, उस काम पे हमारी सरकार लगी है। एक दूसरा काम उसको इलेक्ट्रिफिकेशन करना होगा या 24 घंटे बिजली उपलब्ध करानी होगी। उद्योग का मशीन तभी चल सकती है जब 24 घंटे बिजली आएगी। और तीसरा काम करना होता, अच्छी सड़कें देनी होती हैं, तब जाकर कोई उद्योगपति उस राज्य में आता है, 1000 करोड़ लगाता है और 1000 लोगों के हाथों को रोजगार उत्पादन करता है। और जो रोजगार उद्योगों से होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन से होगा, उस रोजगार से ही बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार मिलता है। सरकार के पास रोजगार की सीमित साधन रहते हैं। तो इसलिए आज जो इन्वेस्टर समिट हुई है, आज जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है, मैंने कहा उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट की घोषणा हुई है। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ इन्वेस्टमेंट हुआ है, यहाँ तो इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो जो इन्वेस्टमेंट हुआ, नहीं, इस इन्वेस्टमेंट के हस्ताक्षर हो गए हैं उस पर। वो माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, वो इन्वेस्टमेंट मतलब एक तरह से साइन हो गए हैं उस पर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो रोजगार का सृजन करेगा, हजारों लोगों के हाथों को रोजगार देगा, और इस तरह हम रोजगार की तरफ बढ़ेंगे। हम किसी वादे से पीछे नहीं गए हैं। रोजगार का सृजन मैं कह रहा हूँ 2 तरीके से होगा। एक, सरकार के आधार पर हम अभी वैकेंसी निकाल रहे हैं, पुलिस में निकाल रहे हैं, अभी हमने प्राइमरी में की है। और रही बात ये कि जहाँ छुटपुट गड़बड़े हो रही हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पास कोई अलादीन का चिराग है, हम 15 साल की अपराधों को, 15 साल के पापों को और 15 साल की अराजकताओं को उससे दूर कर देंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ऐसा गर्व नहीं करता मैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो छुटपुट कमियां भी हो रही हैं उनको ठीक कर रहे हैं। योगी सरकार निश्चित रूप से हिम्मत और साहस के साथ परिवर्तन की मशाल जला रही है। जैसे प्राइमरी के क्षेत्र में योगी सरकार लगातार काम कर रही है। हमने शिक्षा के क्षेत्र में तमाम परिवर्तन को करने की कोशिश की है। आज प्राइमरी विद्यालयों में अध्यापक जाने लगे हैं। हमारी सरकार आई है तो जो इंटीरियर के प्राइमरी विद्यालय, वहाँ भी अध्यापक पहुँचने लगे हैं। क्यों? हमने योगी सरकार ने विद्यार्थियों की ड्रेस बदल दी। वो स्वेटर आप लोग दे नहीं पाए, जाड़े निकल गए, गर्मी तो स्वेटर नहीं। ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ ड्रेस ही विद्यार्थियों का मनोविज्ञान खराब करती थी। यानी उनको इस तरह की ड्रेस दे रखी थी, उनको एक अच्छी बच्चों जैसी ड्रेस उपलब्ध कराई योगी सरकार की। यही देखिए क्या है, सारा मनोविज्ञान है। व्यक्ति के विकास में मन के विज्ञान का सर्वाधिक योगदान होता है। वो भौतिक विज्ञान का कितना योगदान होता है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मन के विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान होता है व्यक्ति के विकास में। और वो व्यक्ति जब बच्चा होता है तो उसके मन को दुरुस्त करना होता है, और उसके मन को दुरुस्त करने का पुनीत काम अगर किसी ने किया है तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि उन्होंने प्राइमरी सेक्शन को बदलने का ठान लिया है। आप बार बार इन्वेस्टर मीट की बात करते हैं, आपने बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चेहरे इन्वेस्टर मीट के नाम पर उत्तर प्रदेश में बुला दिए, मुख्यमंत्री जी के साथ बुला दिए। अंबानी अडानी तो हैं ही आपके, तो आप ऐसे नाम को तो ले ही आएंगे। लोग कहते हैं आप ये जो ग्लैमर वाली चमक है ना, इसको दिखा के आम आदमी को भ्रमित कर देते हैं। आपने अंबानी अडानी से बड़ी बड़ी बातें कर दी, लोगों को लगा कि अंबानी अडानी कारोबार का खोल कर दें। ऐसे MOU तो पिछली सरकारों ने भी साइन किए थे। अंबानी और अडानी की मैं नहीं जानता, मैं तो कभी किसी से मिला नहीं, छोटे से किसान का लड़का हूँ। मैं तो कहता हूँ सारा देश ही हमारा है, और उस देश में अंबानी और अडानी भी रहते हैं। तो इसलिए वो उद्योगपति भी हमारे हैं, वो किसान भी हमारे हैं, वो मजदूर भी हमारे हैं, वो जो पीछे रह गए हैं, पिछड़ गए हैं, वो भी हमारे हैं। सारा देश हमारा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये दोनों नाम कुछ असहज करने लगी है ना भाजपा को, अंबानी और अडानी। नहीं, मैं मानता हूँ देश में सब लोग हमारे हैं एक,
और दूसरी बात, जहाँ तक MOU साइन होने की बात है, पुरानी सरकारों की मैं बात नहीं करता, लेकिन इस सरकार ने जो एक माहौल तैयार किया है सकारात्मक, उसका मैंने आपको आधार बताया। उसके लिए पहले भयमुक्त प्रशासन, भयमुक्त प्रदेश, उसके लिए अपराधियों की कमर तोड़ने का काम पहले करना था। नहीं तो लोग क्या करते थे, यहाँ से उद्योगों का पलायन हो रहा था। क्यों? क्योंकि उद्योगपति से हफ्ता मांगा जाता था। अरे साहब, उस राज्य में कोई उद्योगपति आएगा जिस राज्य में उद्योगपति से हफ्ता मांगा जाएगा? अरे साहब, हमें दर्द पता है, हम इस प्रदेश के पैदा हुए हैं, हम गांव में पैदा हुए हैं, हमने देखा है। हम भी चाहते हैं हमारा उत्तर प्रदेश चमके, हम भी चाहते हैं ये दमके, हम भी चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा यहाँ से MBA और BTech करता है वो बंगलोर ना जाए पढ़ने के लिए। हम भी चाहते हैं एक बंगलोर हमारे ही घर उत्तर प्रदेश में पैदा हो जाए। हम भी चाहते हैं एक मद्रास हमारे ही उत्तर प्रदेश में पैदा हो जाए। हम भी चाहते हैं उत्तर प्रदेश का कोई शहर IT का हब बन जाए, रोजगार का हब बन जाए, एम्प्लॉयमेंट का हब बन जाए। हम ये सब चाहते हैं, इसलिए हम बढ़ रहे हैं। तो आपको रोका किसने? हम उस तरफ, आपके हो गए दिल्ली में, आपकी हुकूमत, हम बढ़ तो रहे हैं। हमने कहा हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, हम उस तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे पहला काम था कानून व्यवस्था को मजबूत मतलब कानून व्यवस्था दुरुस्त करना, कानून व्यवस्था का शासन लागू करना। उसमें हम एक बहुत हद तक सफल हुए हैं। और हम, अब मैंने कहा, उद्योगपति आ रहा है, वो एक तरह से भयमुक्त है, इसलिए अब आगे रोजगार भी पीछे से आने वाला है। अशोक कटारिया जी कह रहे हैं कि उद्योगों का जाल बिछेगा, हमारा उत्तर प्रदेश भी एक बहुत बड़ा हब बनेगा, और क्योंकि हम अपराध मुक्त समाज की बात कर रहे हैं। अशोक जी से कुछ और बातें जानने की कोशिश करेंगे, उनकी और समाजवादी पार्टी की गलभइयों के बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर स्वागत है आपका भारतीय जनता पार्टी के MLC अशोक कटारिया जी के साथ बातचीत में, और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक रूप से क्या क्या समीकरण रहने वाले हैं। अशोक जी, आप बहुत फायर ब्रांड नेता हैं, आपकी बातें युवाओं को बड़ा आकर्षित करती हैं, आप कुछ बोलते भी बहुत अच्छा हैं। मैंने खुद सुना है आपको बोलते हुए, और आप कस के समाजवादी पार्टी पर हमलावर होते हैं। आपकी सरकार जैसी बनी थी तो हमको लगा था कि समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं, जितने अफसर उसमें शामिल हैं, आधे लोग जेल में चले जाएंगे। लेकिन जितने बड़े बड़े घोटाले थे, मतलब पहले 15 दिन में योगी जी रिवर फ्रंट पे देख रहे हैं, JPNIC पे आ रहे हैं, तमाम एक्सप्रेस वे की जांचें हो रही हैं, CBI जांच हो जाएगी। लेकिन थोड़े दिन बाद हमने देखा, आपने कह दिया जांच CBI को चली गई, जांच हो रही है। तो एक सनी देओल की पिक्चर थी जिसमें कहा जाता था कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आपकी सरकार जांच पे जांच, जांच पे जांच। जिन लोगों ने बेईमानी करी थी उनसे क्या दोस्ती हो गई आपकी? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, कानून सम्मत काम हो रहा है। हम झूठे वादों में विश्वास नहीं करते हैं, झूठी बातों में हम विश्वास नहीं करते हैं। हमारा एजेंडा है विकास। मोदी सरकार हो या योगी सरकार हो, दोनों का लक्ष्य विकास करना है। उत्तर प्रदेश पिछड़ गया है, पीछे रह गया है, तो इसलिए इसको विकास के रास्ते पर ले जाना है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, उसकी जांचों की बात है, वो चल रही हैं, और जो जांचें चल रही हैं वो कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है। हमारा मानना यह है कि समाजवादी पार्टी ने जो बोया है वो काटेगी भी। उसकी सरकार ने जो घोटाले किए हैं वो एक दिन निश्चित रूप से उसमें। अशोक जी, कब तक? हम लोग देख रहे हैं बसपा सरकार में जो घोटाले हुए, सपा सरकार ने कहा जांच चल रही है, सरकार के 5 साल हो गए, जांच चलती रही। आपकी सरकार आई, आपने बयान दिए, आपके मंत्री JPNIC के 5वें फ्लोर तक हाफते पहुंचे, उन्होंने कुताल चलाई हुई, कहा देखो कितनी गलत बिल्डिंग बनी हुई है। और हमें को भी लगा, क्योंकि समाज जिसको ठेका दिया गया वो समाजवादी पार्टी का राज्यसभा के सांसद है, 700-800 करोड़ रुपए। हमको भी लगा कि आप तो बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे, जांच करके, मतलब बिल्कुल लगा कि भ्रष्टाचार खुल ही जाएगा। लेकिन आपकी सरकार ने बचे हुए 300 करोड़ रुपए फिर उन MP साहब को दे दिए।
उनकी सरकार आती तो आपका ख्याल क्या रखा जाता है, आपकी सरकार आती है तो उनका ख्याल किया जाता है। हमको लगता है कि आप लोग ये जो लड़ते हैं ना, वो पब्लिक को मूर्ख बनाने की बातें होती हैं। आप कहते हैं जांच चल रही है, जांच के आदेश हो गए, लेकिन जांच होती नहीं है, कोई बड़ा नेता जेल जाता दिखता नहीं है। तो ये प्यार भरी बात है क्या, मतलब पब्लिक जानना चाहती है ये गठबंधन कैसे हो जाता है? ऐसा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ईमानदारी से। आप मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के रूप में एक ईमानदार मुख्यमंत्री है और वो किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। निश्चित रूप से जांच जो चल रही है वो अपने मकाम तक पहुंचेंगी और वो निश्चित रूप से जिन लोगों ने गलत किया वो जेल जाएंगे, एक। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार का जो पूरा फोकस है वो विकास की ओर है, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश पीछे छूट गया है उसको थोड़ा आगे किया जाए। मैंने कहा उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाए, उत्तर प्रदेश का औद्योगिकीकरण हो जाए, उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, उत्तर प्रदेश में एक गवर्नेंस, एक अच्छा प्रशासन चलने लगे। इस तरह एक उत्तर प्रदेश को बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ क्या क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। हम योगी सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 9 से 11 लाख मेट्रिक टन गेहूं की खरीद किसानों से होती थी। 12 लाख मेट्रिक टन होता होगा अधिकतम। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आज की स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में 51 लाख मेट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। यानी कहाँ 11 लाख मेट्रिक टन, 9 लाख मेट्रिक टन और कहाँ 51 लाख मेट्रिक टन किसान से गेहूं खरीदा गया। तो वो एक सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। सरकार किसानों के जीवन में खुशहाली लाना चाहती है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि जब तक किसान गेहूं बेचता रहे, जब तक लाता रहे, जब तक उसकी खरीदारी होती रहनी चाहिए। नहीं, मुख्यमंत्री जी किसानों के प्रति जागरूक हैं, ये तो मैं मानूंगा, क्योंकि वो गन्ना किसानों से कहते हैं गन्ना मत बो वरना शुगर हो जाएगी। तो जब मुख्यमंत्री की सोच ये है कि गन्ना किसान गन्ना बोएंगे तो शुगर हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है ये क्या उसका, बात है? ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा ही नहीं है, वो अर्थ कुछ और लगाया गया। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो गन्ना किसानों के प्रति कैसा उनका दृष्टिकोण है, अभी उन्होंने कहा है सारे शुगर मिलों को उत्तर प्रदेश के कि नवंबर तक सारा भुगतान कर दिया जाए और जो इंसेंटिव देने हैं वो दे रहे हैं। आप कैराना में चुनाव हार गए ना गन्ना किसानों के दर्द की वजह से, तो आपको लगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पकड़ना है। तो कैराना में हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, नूरपुर में हम 11,000 वोट ज़्यादा लिए, ऐसा नहीं है, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। एक बात, हम हारने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। मैं कह रहा हूँ आपको, हमने 11,000 वोट ज़्यादा लिए तो नूरपुर में, हम कैराना में भी वोट प्रतिशत कैराना में हमारा बढ़ा, इसलिए हारने की बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक अच्छा प्रशासन, आज गन्ना किसानों का जितना आज भुगतान हुआ है आज तक कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। किसान जितना गन्ने के क्षेत्र में आज गन्ना बो रहा है और वो सारा एक एक गन्ना उसका शुगर मिल में डाला गया, कभी नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ गन्ना मिले जितना इस बार चलाई गई इतना कभी नहीं चली। तो इसलिए ऐसा नहीं, गन्ने का क्षेत्र हो चाहे वो गेहूं का क्षेत्र हो, अभी धान की खरीदारी हो, हम किसानों के जीवन में परिवर्तन करना चाह रही है ये सरकार। क्यों? क्योंकि इस सरकार का ये विजन है कि किसान सबसे बड़ा उपभोक्ता है, सबसे बड़ा उत्पादक है, और अगर सबसे बड़े उपभोक्ता की जेब में पैसा जाएगा तो वो पैसा घूमकर बाज़ार में आएगा, तो बाज़ार में भी रौनक बढ़ेगी, बाज़ार के में भी थोड़ी खुशहाली आएगी। तो इसलिए जो सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक है उसको थोड़ा खुशहाल बनाया जाए, ये मोदी जी का विजन है। 2022 तक वो किसान की आमदनी दोगुना करना चाहते हैं। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के इतिहास में कोई ये बता सकता है क्या कि फसलों के दाम जितने आज बढ़े हैं, मानी ज्वार 450 रुपये कुंटल बढ़ा दिया, मानी 400 रुपये कुंटल, 500 रुपये कुंटल, इस तरह आज फसलों के दाम बढ़े हैं, कभी कोई इस तरह का दाम हमें प्राप्त नहीं हुआ। 1.5 गुना दाम तो डीजल और पेट्रोल के भी बढ़े हैं। 1.5 गुना दाम किसानों को दिया जा रहा है फसलों का। देखिए क्या है, बाजार भाव के आधार पर उसका मूल्य तय होता है। तो ये अभी हुआ कांग्रेस के नहीं, वो कांग्रेस के समय में कांग्रेस के में होता तो बढ़ता था, आप लोग बिल्कुल हाहाकार मचा देते थे। कांग्रेस के वो बाजार तो तब भी अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के समय में भी था, ऐसा नहीं है। तो फिर आप लोग आंदोलन क्यों करते थे? कांग्रेस के समय में भी था, ऐसा नहीं है।
कांग्रेस के समय में भी ऐसा तेल के दाम बढ़े हुए थे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत चीज़ें बदल रही हैं। आज आपको मैं बता रहा हूँ मोदी जी का आने के बाद कितना बदलाव हुआ। अच्छा, ये बीच में मैं टिप करूंगा, आपने बात की किसानों की, जायज़ बातों की, उनको सही बात मिलनी चाहिए, ग्राम पंचायतों को पैसा मिलना चाहिए। एक छोटा सा लाइव उदाहरण मैं देता हूँ आपको। योगी जी बने थे मुख्यमंत्री और शायद 1 महीना हुआ था, उन्होंने 200 करोड़ का घोटाला पकड़ा था पंचायत विभाग का। चिन्हित करके ग्राम सभाएं जो पात्र नहीं थी, उन ग्राम सभाओं को पैसा दे दिया गया था और बहुत बढ़िया कार्रवाई योगी जी ने की थी। 12 अफसर सस्पेंड कर दिए थे और मामले को विजिलेंस को जांच के लिए दे दिया गया था। पंचायत विभाग में हड़कंप मच गया था, बड़े बड़े अखबारों में, और मेरे ख्याल से 1-1 घंटे बहस चली थी कि योगी जी का कारनामा, योगी जी ने क्रांति कर दी और 1 दर्जन अफसर सस्पेंड कर दिए, 200 करोड़ घोटाला खोल दिया। मुझे अभी 10 दिन पहले पता चला कि एक बड़े अफसर, नाम लेना ठीक नहीं है, उनने कुछ करोड़ रुपए में डील करी, सारे अफसर बहाल हो गए, विजिलेंस जांच रोक दी गई, अफसर नौकरी करने लगे, घोटाला फाइल पे दब गया। ये आपकी सरकार। तो मैं ये नहीं कह रहा कि योगी जी के संज्ञान में होगा, लेकिन अगर सीएम रहते हुए सीएम ने जिस घोटाले को खोला, पूरे नेशनल मीडिया ने किया, अगर उस घोटाले की विजिलेंस जांच खत्म कर दी जाए, उन अफसरों को बिना दंड के बहाल कर दिया जाए, तो केवल बातें ही तो हैं, हकीकत कहाँ है? लेकिन मैं मानता हूँ, मैं बार बार आपसे ये बात कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि एक ईमानदार मुख्यमंत्री लंबे समय बाद कैसे माना जाए? अगर ये होगा तो फिर कैसे माना जाए? नहीं, ये हुआ। देखो, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, निश्चित रूप से ऐसा, मुझे अभी मैं उसकी जानकारी लूँगा, मुझे उसके बारे में ऐसा पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ या तो उनको अंधेरे में रखकर ऐसा हो रहा होगा या फिर मतलब ऐसा हुआ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि योगी जी उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, अपराध मुक्त बनाने के लिए, उद्योग युक्त बनाने के लिए, विकास युक्त बनाने के लिए और रोजगार युक्त बनाने के लिए वो कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। इसलिए मैं मानता नहीं हूँ एक अच्छा। मैं आपकी बात की सराहना करता हूं कि आप कह रहे हैं इसकी जानकारी लेंगे और मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे। मैं अब विषय को थोड़ा सा बदलना चाहता हूं। बड़ी उम्मीदें थी मोदी जी से, आखिर में 4.5 साल हो गए, पूर्वांचल में दिमागी बुखार से हजारों बच्चे मर गए और पिछले 15-20 साल से हमको बड़ी खुशी हुई थी कि वहां पे एम्स बनाने की घोषणा की गई। 4.5 साल हो गए, एम्स बन नहीं पाया। एम्स बनाना किसी सरकार की दृढ़ शक्ति होती तो 6 महीने के अंदर एम्स की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई होती। तो क्या ये सारी चीजें 5 साल के टारगेट पे की जाती हैं कि 5 साल पूरा होने से कुछ महीने पहले हम बिल्डिंग बनाएंगे, चुनाव में उसका फायदा लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। एम्स बनने में समय लगता है और आप नहीं, अभी समय लगता है उसको, और निश्चित रूप से ये बड़े संस्थान हैं, ये लंबा समय लेते हैं बनने में। एक बात। दूसरी बात यह है कि एक एम्स नहीं बन रहा है, बहुत सारे एम्स बन रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग चिकित्सा क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश के अनेक अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज के रूप में बदल दिया है। तो इसलिए ऐसा नहीं, हम चिकित्सा क्षेत्र में, देखो सबसे बड़ी बात क्या है, हमारी सरकार की मंशा अच्छी है। हमारी सरकार व्यक्तिगत नहीं सोचती, वो समष्टिगत सोचती है। भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार है, ये उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोगों के बारे में विचार करती है। अच्छा, अगर आप विकास पे आधारित बात कर रहे होते और मानते हैं कि आप लोकसभा चुनाव विकास पर लड़ लेंगे, तो ये हाई कोर्ट ने मना किया था, लेकिन आप लोग ये जातियों के सम्मेलन क्यों करने लगे? जाट सम्मेलन, गुर्जर सम्मेलन। और मुझे तो खुशी हुई जब गुर्जरों ने, आप जिस जाति से आते, जिस बिरादरी से आते हैं, उनकी नाराजगी को जाहिर किया। और बात भी सही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को मैंने भी करीब से देखा है। गुर्जर समाज ने एक पक्ष होकर वोट दिया बीजेपी को, तो आप जिस जाति को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या आप इतना प्रतिनिधित्व नहीं कर पाए कि उनका एक भी मंत्री ना उत्तर प्रदेश में ना केंद्र में है? तो आप अपनी जाति को, अगर आप जाति आधारित सम्मेलन कर रहे हैं, तो आप अपनी जाति को ही उचित प्रतिनिधित्व नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, ये जातियों के सम्मेलन नहीं थे, ये जातियों की प्रतिनिधि बैठकें थी। पहली बात तो सम्मेलन होता है बहुत ये शब्दों का माया जाल है कि बहुत बड़े मैदान में, बहुत बड़े मैदान ये देखिए अशोक जी, माफी कीजिए, सम्मेलन आपने बड़े बड़े होर्डिंग लगाए थे, बड़े बड़े बोर्ड लगाए थे। मैं क्या कह रहा हूँ, सम्मेलन बहुत बड़े मैदानों में होते हैं और बैठ के सभागारों में होती हैं। तो इसलिए ये बैठक थी, एक बात। और दूसरी बात क्या है, पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा समर्थक वर्ग है। आप देखो, पिछड़ा एक भारत का प्रधानमंत्री है, माननीय कल्याण सिंह जी से लेकर और उमा भारती जी तक, और बहुत सारे पिछड़े नेता हमारे यहाँ हमारे गर्व से रहे हैं और हैं। तो इसलिए पिछड़े वर्ग के साथ संवाद के कार्यक्रम थे, संवाद
था उनसे, वार्ता थी उनसे, बातचीत थी, बैठ के थी। आप पिछड़े वर्ग को कहाँ महत्व दे रहे हैं? प्रदेश का मुख्यमंत्री ठाकुर, प्रदेश का एक मुख्यमंत्री पंडित, प्रदेश का डीजीपी ठाकुर, प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी पंडित, तो आप पिछड़ी जातियों को कहाँ महत्व दे रहे हैं? ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूँ एक पिछड़ी जाति का मंत्री आपके साथ है, कैबिनेट मिनिस्टर। आप पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में हुआ है कि कैबिनेट मिनिस्टर मौजूद सरकार में आरोप लगाया कि मेरी सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ गया, कमीशन बढ़ गया, राज बढ़ गई। ये इतिहास में कभी नहीं हुआ। वो आज भी कैबिनेट मिनिस्टर है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए क्या है ना, उत्तर प्रदेश के अंदर आप ये मान लीजिए, हमारी सरकार सबके साथ, सबके विकास की चिंता करती है। लेकिन क्रीम मलाई खाएंगे ऊंची जाति के नहीं, लोग, ऐसा नहीं है, और बातें करेंगे पिछड़ी जाति। ऐसा नहीं है। हम सबके बारे में विचारणा करते हैं, हम इस तरह सोचते नहीं हैं। पहली बात तो हम किसी का अगर नियोजन करते हैं तो उसके योग्यता के आधार पर करते हैं। एक तो पिछड़ी जाति के लोग योग्य नहीं है? नहीं, पिछड़ी के लोग भी योग्य हैं। हम अगड़े पिछड़े में नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैंने अभी अपनी डायरी में एक दिन लिखा, अपने अकाउंट पे भी लिखा कि ये जो अगड़ा पिछड़ा ये सब जो है ना, इससे मुक्त होकर हम 23 करोड़ की बात सोचते हैं। सम्मेलन करेंगे आप, बैठक करेंगे आप, बैठक कर रहे हैं हम तो हम तो सबके साथ बैठक करते हैं, हम उनके साथ भी बैठक कर रहे हैं और सबके साथ बैठक करते हैं। हम कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ते जिसके साथ बैठक नहीं करते, क्योंकि हमारा काम सबके बीच में है। हम इतना बड़ा राजनीतिक दल हैं कि हम किसी को भी नहीं छोड़ सकते। सब हमारे हैं, सब हम में हैं और हम सब में हैं। हाँ, लेकिन जब अब लोकसभा चुनाव सामने आएगा तो बात वही आ जाएगी, आप जाति पे, धर्म के कार्ड पर ही काम करेंगे। उससे पहले जातियों के सम्मेलन करेंगे और फिर कहीं ना कहीं राम मंदिर शुरू हो जाएगा और फिर धर्म शुरू हो जाएगा, जाति शुरू हो जाएंगी। लोकसभा चुनाव में विकास मॉडल रहेगा या धर्म और जाति मॉडल रहेंगी? देखिए, विकास पर ही हम, सारा एजेंडा हमारा है, विकास पर ही हम काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस ने इस देश को इतना पीछे धकेल दिया है। ये सो कॉल्ड जो सेकुलर फोर्सेस हैं, ये जो इस तरह के लोग हैं, इन्होंने बहुत पीछे धकेल दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ, केवल और केवल हम लोग विकास को एजेंडा लेकर आगे काम कर रहे हैं। उसी से आम आदमी का भला होगा, उसी से उस आदमी का भला होगा जो पिछड़ गया है, जो पीछे रह गया है, जिसका कोई साथ देने वाला नहीं है, जिसका कोई सारथी नहीं है। उसी को विकास की पंक्ति में आगे लेकर आना है औरों के बराबर। तो जो पिछड़ गया है, जिसका कोई सारथी नहीं है, जिसका कोई साथी नहीं है, वो तो वहीं खड़ा है। लेकिन विकास तो अंबानी का हो रहा है, राफेल तो अंबानी खरीद रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, उसका विकास हो रहा है जी। अंबानी के जहाज खरीदने नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो पीछे रह गया उसका विकास हो रहा। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आपको, गाँव में गैस का चूल्हा जिसके यहाँ होता था, गैस पर जिसके यहाँ रोटी सिकती थी, उसको गांव में वीआईपी माना जाता था। हम भी गांव के रहने वाले, आप भी गांव के रहने वाले, तो उसको गांव में वीआईपी माना जाता था आज से 15 साल पहले। ठीक है, आज मोदी जी ने हर गांव में 200 गैस के कनेक्शन दे दिए हैं, तो आज 200 लोगों को वीआईपी का दर्जा और स्टेटस दे दिया है भारत के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो ये विकास हो रहा है। वही अंतिम आदमी है जिसके पास आज़ादी के 60 साल बाद भी गैस का चूल्हा नहीं था, जो गैस पे चूल्हा नहीं, खाना नहीं बना पाता था, और जो चूल्हे में फूंक मारता था उसको श्वास का रोग हो जाता था। उस बहन को आज मोदी जी ने चूल्हा दिया और शौचालय बनवाया। गांव में यही अंतिम आदमी है जिसका शौचालय आज बन रहा है। सब बड़े बड़े लोगों के शौचालय पहले से बने हुए हैं, लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री, उनके शौचालय। आज मैं देखता हूं स्वच्छता अभियान का परिणाम क्या है। आप हिंदुस्तान के किसी स्टेशन पर निकल जाइए, आप अपने आप से पूछ लीजिए, क्या पहले से ज़्यादा सफाई नहीं है स्टेशनों पर? आज कोई छोटा सा बच्चा भी अगर टॉफ़ी का रैपर कहीं फेंकते हैं तो क्या कहता? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। आज छोटा सा बच्चा भी, उसके दिमाग में भी वो स्वच्छता का विषय है। आज सबके दिमाग में स्वच्छता का विषय। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 70 साल की अराजकताओं का समाधान, 60 साल की अराजकताओं का समाधान कोई एकदम हो जाएगा खुला सिमसिम की तरह, ऐसा हो नहीं सकता। अब ये बुआ और भतीजे का गठबंधन जो है वो कूड़ादान और टॉफी के रैपर से निपटेंगे? कैसे निपटेंगे? रणनीति क्या है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, पहली बात तो उनमें गठबंधन की बात बनेगी नहीं, मैं मानता हूँ। यही मैं जानना चाह रहा था, आपकी भारतीय जनता पार्टी कौन सा गेम खेलने जा रही है जो आप इतने कॉन्फिडेंट है कि उनमें गठबंधन नहीं बनेगा? लोग कहते हैं कि आप सीबीआई के कानों में बैठते हैं, आनंद में बैठा लिए जाते हैं। मेरा मानना यह है, कुछ ना कुछ खेल बीजेपी कर रही है जो आप इतने कॉन्फिडेंस है कि उनमें गठबंधन नहीं बनेगा। मेरा मानना यह है कि दोनों के स्वार्थ टकराते हैं, उनका कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, वो समष्टि के लिए काम नहीं करते हैं। जब आप कश्मीर में सरकार बनाते हैं मुफ्ती महबूबा के साथ,
तो वो आपके दोनों के लक्ष्य अलग अलग हैं। आप वहां नहीं, सरकार बना सकते हैं, नहीं, तो यहाँ ये क्यों नहीं बना मैं सकते? आपको बता रहा हूँ, हमारा वो मिनिमम एजेंडा था। और दूसरी बात, कश्मीर के लिए तमाम प्रकार के प्रयोग करने होते हैं, कश्मीर को ठीक करना है। इन्होंने, कांग्रेस के लोगों ने कश्मीर को बिगाड़ के छोड़ा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत माता का सच्चा लाल, वो कश्मीर की समस्या का समाधान करना चाहते वो जो थे, आप 100 करोड़ की लेकिन प्रतिमा बना नेहरू रहे जी ने करने नहीं दिया। आप 100 करोड़ की जो प्रतिमा बना रहे थे पटेल वाली, वो कहाँ गई? सरदार पटेल जी की प्रतिमा आज 31 अक्टूबर आने दीजिए, 31 अक्टूबर को उसका लोकार्पण माननीय भारत के मतलब बस प्रधानमंत्री। वही चुनाव से 6 महीने पहले आप अपने नहीं, जितने ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, हैं वो ऐसा नहीं चुनाव है। से 6 महीने पहले लाएंगे, ऐसा नहीं 6 महीने है। बनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी 31 तारीख को उसका लोकार्पण करेंगे और वो दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। और वो लोहे से बनी हुई प्रतिमा, यानी सारे देश के आम किसान ने, आम नागरिक ने उसके लिए लोहा प्रदान किया और वो लोहा इकट्ठा होकर वहाँ गया है और वो लोकार्पण 31 अक्टूबर को उसका होगा। 100 करोड़ से ज़्यादा की प्रतिमा बन रही है अशोक जी। जिस देश की आधी आबादी को 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है, अस्पताल में दवाएं मैसर नहीं है, उस देश में एक 100 करोड़ की प्रतिमा बनाई जाए, उस देश में बुलेट प्रूफ ट्रेन चलाई जाए, ये गरीब का दर्द कहाँ कहाँ जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे माटी के सपूत भारत माँ के लाल के लिए 100 करोड़ रुपए की प्रतिमा नहीं, हजारों करोड़ रुपए की प्रतिमा बनाई जानी चाहिए। और एक प्रतिमा नहीं, सैकड़ों प्रतिमाएं बनाई जानी चाहिए, जिसने 560 रियासतों में बिखरे टूटे और बटे हुए भारत को एकजुट, एक दिशा, एक गति और एक भारत बनाया। उसने इतना बड़ा करतब कर दिखाया, तो उसके लिए 100 करोड़ लगाना, ये देश गर्व करता है कि हम 100 करोड़ उसके ऊपर लगा सकते हैं। अच्छा, आखिरी चरण में सबसे मूलभूत बात बताइए कि लोग आपको वोट लोकसभा चुनाव में क्यों दें? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, भारत के अंदर ये हमारा परम सौभाग्य है कि भारत को, भारत की जनता से, भारत के दृष्टिकोण से जीने वाला और फैसले लेने वाला प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के रूप में मिले हैं। माननीय मोदी जी भारत, भारतीयता और भारत तक चलते हैं, भारत का सोचते हैं, भारत का करते हैं, भारत का जीते हैं, भारत के लिए चलते हैं। माने उनका हर श्वास, हर पल भारत के लिए, और ये जनता जान चुकी है। जनता को आप ये समझ लीजिए, जनता को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं मोदी जी के बारे में। मोदी जैसा धवल नेतृत्व, मोदी जैसा नवल नेतृत्व, मोदी जैसा सबल नेतृत्व, मोदी जैसा प्रबल नेतृत्व और मोदी जैसा सार्थक और सफल नेतृत्व है आज़ाद भारत के इतिहास में बड़े सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। इसलिए मोदी जी के साथ यह देश एक विश्वास में की डोर में बंधा है। मोदी जी पर देश के आम नागरिक को भरोसा है, उस गरीब को भरोसा है जिसके जीवन में रोशनी आना बाकी है, जिसके जीवन में उजाला होना बाकी है। अब उन्होंने पहुंचाया है ना। देश के अंदर हजारों गांव ऐसे थे, आज़ादी के 70 साल के बावजूद भी हजारों गांव ऐसे थे जिसमें बिजली का बल्ब नहीं जला था। मोदी जी ने कर दिखाया। मोदी जी ने वो करके दिखाया जो हिंदुस्तान में हो नहीं पाया था, वो सब करके दिखाया। मैंने कहा गांव में, हर गांव में 100, 200, 150 लोगों को गैस का कनेक्शन दे दिया, आज उनको भी वीआईपी बना दिया। आज सबके घर में शौचालय हो गए। आज वो माँ बहनों का दर्द, मैं गांव का रहने वाला हूँ, मैं जानता हूँ। वो माताएं बहनें गाँव में जब जाती थीं जंगल में, उनको कितना अपमान झेलना पड़ता था। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। और बस लास्ट में ये पूछना चाहूँगा, आपसे डिस्कस होता रहता है, 4 PM आपको कैसा लगता है? 4 PM ताज़ा समाचारों का और त्वरित समाचारों का एक महत्वपूर्ण जरिया है और निश्चित रूप से दिन की बड़ी खबरें, आधे दिन की बड़ी खबरें 4 PM से प्राप्त हो जाती हैं और 4 PM सबसे पहले समाचार प्रचारित करता है। ये एक आनंद का विषय है और अच्छा लगता है। ये थे अशोक कटारिया जी, एक फायर ब्रांड नेता जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी पार्टी का पक्ष रखा। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत कम नेता हैं जो इतना खुल के बोलते हों और समाज के लिए इतनी मेहनत करते हों। मुझे अच्छा लगता है कि एक नौजवान अगर इस तरह की सोच रखते हैं। और इस जगह की मैंने उनकी फेसबुक प्रोफाइल, उनका ट्विटर, इतना सोशल एक्टिविज्म में वो रहते हैं। और ये अच्छा है कि हमारे देश के जो जनप्रतिनिधि हों, वो एक जनप्रतिनिधि हैं, वो इतने एक्टिव हों, सोशल मीडिया पे एक्टिव हों, ट्विटर पे आपका जवाब दें, फेसबुक पे आपका जवाब दें। और एक नौजवान नेता अगर इस तरह आगे बढ़ता है
तो निश्चित रूप से ये समाज के लिए बहुत अच्छी बात होती है। आज अशोक कटारिया जी हमारे साथ में आए और इतना लंबा समय उनको ले दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अशोक जी। धन्यवाद आपका, आपने अवसर दिया।